नमस्कार दोस्तों, ओम श्री हरि, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की जो बात हम आपको बताने जा रही है, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रही है, ये कहानी एक नागिन के बदले की कहानी है। एक सांप का बदले की कहानी है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक रहने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरे ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के कलह विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीबी नहीं रह सकता जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास में मणि भी होती है, और जिसके पास में मणि होती है दोस्तों, उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। जो इच्छाधारी नाग होता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो हर वो काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि हर वीडियो में आने वाली जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ सबसे पहले उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा प्रसंग। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाया करता था। वो किसान बैलों के जोड़े लेकर और अपने खेत में जोतता करता था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत को जोत दिया था। बैलों की सहायता से वो जोत निकाल दी थी। अब कुछ कोने ही बचे हुए थे। अब किसान के खेत में कोने बचे हुए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पाया। किसान जो खेत के कोने बचे हुए थे उन खेत के कोनों में बुदा लेकर के जमीन को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है और जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो वहां पर दीमक जो बम्बी बनाती है वो एक छोटी सी बम्बी थी। अब वो किसान उस बम्बी को भी खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान कुल्हाड़ी से उस बम्बी पर मारता है तो दोस्तों वो बम्बी खुल जाती है। बम्बी खुदने के पश्चात एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो बम्बी गलती से जो उसके हाथ में फोड़ा होता है वो उस सांप पे लग जाता है। बम्बी के खुदते ही सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से अलग अलग हो जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर वो किसान बड़ा हैरान हो जाता है। वह पश्चाताप करता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया। वह अपने मन ही मन बहुत ही पश्चाताप करता है। जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटाता है और गौर से देखता है तो दोस्तों वह खुदी हुई बम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा और होता है। ये देखकर किसान और भी ज्यादा घबरा जाता है। वह ये सोचता है कि सांप का जो छोटा सा बच्चा है शायद ये इसी सांप का है, लेकिन अब ये सांप तो मर चुका है, ये 2 भागों में बट चुका है। अब इस सांप के बच्चे का लालन पालन कौन कर सकता है। यही सोचने के बाद में वो किसान एक प्रतिज्ञा ले लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साया मेरी वजह से हट गया है, इसीलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह ही इसका लालन पालन करूँगा और इस सांप के बच्चों को अपने पुत्र की भांति ही रखूँगा। यही सोचकर वो किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर ला करके अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों से मारा गया है, इसीलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर आ गया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति ही करेंगे। उस किसान के एक छोटा सा बच्चा था, उसका भी एक छोटा सा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है
वो भी बहुत भोले बन की थी, बहुत ही सीधी सादी भी थी। तो जैसे ही किसान कहता है तो किसान की पत्नी ये बात मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का भी छोटा पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति ही इसको भी रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया था, उस वक्त उस बम्बी के अंदर वो सांप था और उसका बच्चा भी था। नागिन उस बम्बी के अंदर नहीं थी। जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बम्बी पर बैठ जाती है और देखती है कि उसका पति सांप दो टुकड़ों में बटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। ये देखने के बाद में नागिन बड़ी ही दुखी हो जाती है, बिलाप करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला था। अब वो नागिन उस बाम्बी के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करने लगती है। तो उस नागिन को उसका बच्चा भी कहीं भी नहीं मिलता है। अब वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया और दूसरा उसका पुत्र भी नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन ये सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा होगा उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया होगा। यही सोचने के बाद में नागिन खूब जोर जोर से रोने लगती है, खूब चीखती चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित होता है और न ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। अब अंत में जाकर के नागिन भी एक प्रतिज्ञा ले लेती है। वह कहती है, अपने पति की मरी हुई लाश के पास में जाकर वो एक कसम खाती है, प्रतिज्ञा लेती है। और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। अब वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को उधार से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो वो उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। अब नागिन भी उस दिन उसी बम्बी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुदाल को लेकर के और जमीन खोदने लग जाता है तो उस नागिन की नजर उस कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को ये पता लग जाता है कि उसका पुत्र और पति का कातिल कौन है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन ये सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद में ही ये पता लगा लूंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। इसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके और अपने घर की तरफ को लौटता है, अपने घर को जाता है, तो उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो दोस्तों नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर के अंदर घुस जाती है। अब किसान जैसे ही घर के अंदर जाता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन घुसने की कोशिश में ही बाहर रह जाती है। अब नागिन की बस यही इच्छा है कि वो किसी भी तरह से किसान के घर में प्रवेश कर ले और वो ये जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पर भी जगह नजर नहीं आती है। अब नागिन पास में पड़े एक कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है। वह इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब इसके घर के अंदर में प्रवेश कर सकती हूँ। कुछ ही देर बाद में फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है।
इसी मौके का फायदा उठा करके नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा सा पुत्र नागिन को दिखाई देता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन ये सोचने लगती है कि क्यों ना इस किसान के पुत्र को ही सबसे पहले मैं समाप्त कर दूं, ताकि इसको ये पता तो चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ बढ़ने लगती है और पालने पे चल करके किसान के पुत्र को डस जाती है। और दोस्तों, किसान के पुत्र को डसने के बाद में किसान के घर से वह बाहर जाती है। अब जैसे ही किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नज़र नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी, क्या ये उसी की नागिन तो नहीं है? और ये मेरे घर तक आ गई है तो इसका मतलब ये है कि इसने मेरे पुत्र को ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। ये सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी ये सोचने लग जाती है कि इस नागिन ने ज़रूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है। तो किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ने लगती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जा कर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अब दोनों पति पत्नी, किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। वे सोचने लगते हैं कि किसी राजे वैद्य से इनका उपचार करवा दे। लेकिन दोस्तों, अब रात्रि के समय कोई राजवैद्य नजर नहीं आता है, कोई राजवैद्य नहीं मिलता है। उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, कोई भी ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण फकीरू हो जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, विलाप करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है? अंततः किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल पर एक पत्थर मार कर विश्वास करता है। वह सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसीलिए नागिन का बदला अब पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास में है, उसको हम हमारे पुत्र की भांति ही लालन पालन करेंगे। अब वो किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अब दोस्तों, कुछ समय निकलने के पश्चात नागिन फिर से किसान के घर में आती है। अब की बार नागिन सोच कर आती है कि इस बार मैं किसान को ख़त्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। ये सोचकर नागिन फिर से किसान के घर में प्रवेश करती है। अब नागिन जैसे ही किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े ही प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कह करके नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये देखने के बाद नागिन बड़ी चकित रह जाती है। वह सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और वह सोचने लग जाती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में गिला करने लगती है, सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े दयालु हैं, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति ही प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद में नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। अब नागिन किसान के घर से वापस निकल करके चली जाती है और अपने पति की मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हो सकता है कि किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे अब बहुत ही बड़ी गिलानी हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। अब वो नागिन बड़ा पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपने करने का पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वो नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार वे ये सोचकर जाती है कि वास्तविकता में किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर ऐसे ही कुछ ढोंग कर रहे हैं। तो वो जाकर देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे एक पुत्र था, वो भी खत्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर रानी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे इस बात पर विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति समझते हैं। अब वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है, और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं, और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो देवाधिदेव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी कर देते हैं। अब वो नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरह से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटे से नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए या हाँफते हुए उस किसान के घर आ जाते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का किसी भी तरह से प्राण बच जाए, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। ये कह करके पंडित और पंडितानी दोनों ही अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितानी के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे ही दिन जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे हुए पड़े थे। ये देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है, सोचने लग जाता है कि जिस पंडित पंडितानी ने हमें पुत्र दिया है वो लोग यहाँ मरे पड़े हैं। अब वो किसान पंडित और पंडितानी का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद में किसान और किसान की घरवाली पंडित के पुत्र का लालन पालन करते हैं, वह उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्र को खिला रहा था, यानी कि सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में ही धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में एक ख्याल आता है।
कि अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब वो नागिन धीरे धीरे किसान के पास में जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ। इस चीज़ को तुम संभाल कर रखना और ये चीज़ तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। कभी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद में औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद में किसान से कहती है कि किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है। इसीलिए